तो अब ये जो है फर्स्ट स्टार्टिंग से फिजिक्स डिस्कस करता है लॉज ऑफ नेचर के बारे में। लॉज ऑफ नेचर, नेचर में जो लॉ एग्जिस्ट करते हैं उनको डील करता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द लॉ ऑफ नेचर। नेचर के लॉ को हम लोग स्टडी करते हैं। अब इस लॉ में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये लॉ है न्यूटन्स का लॉ, m/a। तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल होते हैं, ये है वेरिएबल होते हैं, और कुछ कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट्स भी होते हैं। तो जो फिजिक्स में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जिनको कि हम फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन वो है कि दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम फर्दर डिफाइन करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम लॉ ऑफ नेचर पढ़ते हैं तो वहां पे हमें उन्हें ऐड करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ नेचर, और लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में। Physical quantities are those quantities which can be measured. For example, momentum is a physical quantity. It can be expressed as mass into velocity. Mass into velocity. तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। ये टेंसर क्वांटिटीज की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जस्ट ये समझना है कि टेंसर टाइप की भी कोई क्वांटिटी होती है। तो अब वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। दीज आर द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट मस्ट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर का एल्जेब्रा है, वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे जो है स्केलर से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम सिंपल क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज रिटेन होंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जब देखोगे तो वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज, ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ होगा, जिसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर। जैसे फोर्स जो है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे वेट है, मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सारे जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये 3 प्रॉपर्टी, मोस्ट प्रॉपर्टी, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर होने के लिए ये तीनों होना जरूरी है। तीनों में से अगर कोई भी नहीं है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। Scalars, these are the quantities which have only magnitude. Direction is not required to describe the scalar quantities. जैसे स्केलर हम बोलते हैं, तो स्केलर में
स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन बताना नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मास है 10 kg है, तो अब उसमें ये बताने की जरूरत नहीं 10 kg डाउनवर्ड है, 10 kg लेफ्ट की तरफ है। तो उस क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायरेक्शन इज अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई दिस क्वांटिटीज। एग्जांपल्स हैं, मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी है, वो है प्रेशर। क्योंकि प्रेशर भी जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। कि कोई कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है बट प्रेशर कैसे स्केलर क्वांटिटीज है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कहीं पे भी, जैसे मान लो इस सरफेस पे अगर प्रेशर है, यहाँ पे कोई बोलता है कि 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है प्लस एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और ऐड कर दिया, तो इस पॉइंट पे हमें प्रेशर की डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन हमें एडवांस में नोन होता है। प्रेशर हमेशा किसी भी सरफेस पे कंप्रेसिव नेचर का ही होता है, तो इसलिए प्रेशर की डायरेक्शन हमें एडवांस में नोन है। और प्रेशर जैसे अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो कभी ऐसा नहीं है कि दो प्रेशर एक साथ कैंसिल आउट कर जाएंगे। या वेक्टर वाइज, जैसे वेक्टर में अलग चीज होती है, वेक्टर में 2 + 2 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 4, ऐसा नहीं है। बट स्केलर में 2 + 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 4। इसका एडिशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ऑल टुगेदर ये डिफरेंट है। तो दो क्रिटिकल चीजें, दो टिपिकल से एग्जांपल जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वो प्रेशर है और इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट में भी 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट होगी। क्योंकि अगर हम इस वायर के एंगल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे करंट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, करंट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, तो ये याद रखोगे। टेंसर क्वांटिटीज, ये है इलेक्ट्रिक करंट, हाँ यहाँ पे ये मेंशन्ड है इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर। ये नोट्स जो है ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आर द स्केलर्स बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एक्सपेंशन नेक्स्ट है, थर्ड टाइप की क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटीज। these are the quantities whose value depends on the direction, मतलब these quantities are डायरेक्शन डिपेंडेंट। डायरेक्शन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कि हम रोटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अगर इस रॉड को, अभी बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि अगर हमें यहाँ से इस रॉड को रोटेट करते हैं तो डिफरेंट टाइप का इफेक्ट होगा, मतलब एक हैवीनेस टाइप की फील होगी। यहाँ से अगर इसको रोटेट करेंगे, जैसे मान लो कि कोई डोर है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डोर है ये, और ये डोर जो है यहाँ से सपोर्टेड है, ऐसे ये डोर यहाँ से सपोर्टेड है। तो इसको जो है अगर डिफरेंट पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई, जैसे यहाँ पे इस डोर में थोड़ा सा रियलाइज करना है कि अगर इस डोर में कोई फोर्स एज पे जस्ट अप्लाई करता है, एज पे, तो एज पे फोर्स अप्लाई करने से इस डोर को डिस्प्लेस करना इजी है। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर कोई यहाँ पे अप्लाई करेगा जस्ट इसके सपोर्ट के हिंज के क्लोज में, तो ऐसे केस में इसको रोटेट करना डिफिकल्ट है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। कि अगर एज पे कोई फोर्स अप्लाई करता है तो इसको रोटेट करना लिटिल बिट इजी है एज कंपेयर टू द फोर्स अप्लाइंग एट द नियर द हिंज। तो इसका मतलब ये है कि डिफिकल्टी जो है, फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है बट वो किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है उसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। दूसरा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्वांटिटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर मान लो कोई ये मटेरियल है, इस मटेरियल में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो वो क्वांटिटीज जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट नहीं होती हैं, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। तो इनसे बस केवल समझना जरूरी है। आई होप कि यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये तो हमने जान लिया कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। एक्सक्यूज मी रिप्रेजेंटेशन, सर, हाँ बताओ। सर स्केलर और टेंसर में डिफरेंस? स्केलर टेंसर जो है उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्केलर में किसी डायरेक्शन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 10 kg है तो है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में उसके देखेंगे तो मास लेफ्ट साइड से मेजर करेंगे कुछ तो मास लगाएगा, राइट से मेजर करेंगे तो लगाएगा। डायरेक्शन डिपेंडेंट वो नहीं है। लेंथ एक ऑब्जेक्ट की है तो वो एक कांस्टेंट है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट नहीं है। वो किस डायरेक्शन से हम जा रहे हैं वो मैटर करता है। आई बात समझ में? यस सर। तो नेक्स्ट है हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम सिंबल यूज करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि सिंबल यूज करते हैं। जैसे फोर्स के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, फोर्स के ऊपर एक एरो मार्क कर देंगे या फिर ऐसे कर देंगे, बार कर देंगे, तो ये दोनों जो है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये बता देगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ज्योमेट्री वाइज जो है हम उसको एक एरो से डिनोट करते हैं, उसको जो है एरो से डिनोट करते हैं कि जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जैसे यहाँ पे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल जैसे कि फोर्स है, यहाँ पे हम इसको एरो से डिनोट करते हैं कि ये जो एरो है ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरो की जो डायरेक्शन है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे मान लो कि किसी के ऊपर, किसी ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया ऐसे, तो यहाँ पे उस फोर्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये एरो। अब इस एरो की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये जो हेड है इसका और ये टेल है, ये हेड और टेल जो है इसके डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये है वेक्टर वाइज। अब मान लो सपोज कि ये 10 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हमें 5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना होगा सेम डायरेक्शन में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक वेक्टर जानते हो, रिप्रेजेंट 5 न्यूटन इन सेम डायरेक्शन, तो ये इसके पैरेलल ये हो जाएगी डायरेक्शन। और इसका जो 5 न्यूटन के लिए क्या करेंगे, इसके लेंथ का हाफ, तो ये जो 5 न्यूटन है ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो जनरली जो है जो जो लेंथ है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, एरो डायरेक्शन, एरो जो है वो डायरेक्शन को। जैसे मान लो कोई बोलता है कि हमें रिप्रेजेंट करना है कि 5 न्यूटन का ही बट इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, तो मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये और ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कन्वीनियंट है, कौन सा कन्वीनियंट है रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो तुम कॉपी पे वेक्टर को मेजर कर करके सपोज करो कि तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन ये सारा रिप्रेजेंट करना हो और ज्योमेट्री से मेजर करके अप टू द स्केल अगर डिज़ाइन करने लगे, तब तो वो ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल जो है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं बट जनरली उसको फॉलो नहीं करते हैं। अल्टीमेटली हम फॉलो करते हैं मैथमेटिकल वाला। ये जो है क्विकली हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। द सिंबल्स ऑफ द क्वांटिटीज एंड ऑन द टॉप द वेक्टर सिंबल इज रिप्रेजेंटेड, ऐसे ये एरो एंड बार है। इसका इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 वर्टिकल लाइन से। जैसे मान लो ये लिखा और ऐसे डिनोट कर दिया, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑनेस्टली जो है अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मान लो कोई पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलर्ट हो जाओगे, जिसको नींद आ रही होगी थोड़ी देर अलर्ट रहो। फॉलोइंग फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे मान लो कोई पर्सन वॉक कर रहा है,
तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे डिनोट करते हैं। पेपर पे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये है। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट जो दिया होगा ड्यू साउथ, ड्यू नॉर्थ, ड्यू वेस्ट, ड्यू ईस्ट, तो अकॉर्डिंगली जो है मेजर कर लोगे। ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को हम ओरिजिन की तरह से ट्रीट करते हैं। ये जो है ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से सपोज दिया कि 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये सिंपल है। यहाँ से हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये अप टू द स्केल करना है, ऐसा नहीं कि 10 मीटर है तो तुम इमोशनल हो गए कि अच्छा 10 मीटर ड्रॉ कर देते हैं। अप टू स्केल हम यूज कर सकते हैं कि ठीक है भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, या फिर 0.5 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 10 मीटर के लिए हमें 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, पहला रिप्रेजेंट करना है 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ये वेक्टर हो गया। ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया, ये वेक्टर हो गया 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ 5 मीटर, 5 मीटर। तो अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी डायरेक्शन हमें साउथ की तरफ बनानी है। और अगर 10 को हमने इतना ले लिया, 10 को, तो इसका हाफ लेंगे 5 के लिए, तो 5 के लिए इसकी लेंथ को हमने हाफ कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया। 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब अलोंग 45 डिग्री की लाइन, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये जो है एंगल बाइसेक्टर, ये यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हम ड्रॉ कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, 45 डिग्री है, तो 45 पे लाइन 10 मीटर, ये जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, ये रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ, थोड़ा अलर्ट हो जाओगे भाई, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बहुत आसान है, ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए अब हमें ये कंफ्यूजन है कि ये 30 डिग्री एंगल किसके साथ लेना है। ठीक है, जिसके साथ ऑफ है उसके साथ एंगल लेना है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये है ईस्ट की डायरेक्शन, और यहां से 30 डिग्री पे। अब यहां से 30 डिग्री दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये 30 डिग्री डाउन भी हो सकता है, 30 डिग्री अप भी हो सकता है। तो 30 डिग्री जिसके साथ ऑफ उसके साथ एंगल, और किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ। तो ये एंगल हो गया, ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक और रिप्रेजेंटेशन, लेंथ है इसकी 10 मीटर ही है। एक और रिप्रेजेंटेशन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री, अच्छा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ पे एंगल किसके साथ होगा, नॉर्थ के साथ, ऑफ जिसके साथ, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये मार्क कर दिया 30 डिग्री। अब किस किस साइड में, 30 डिग्री यहाँ भी पॉसिबल है, 30 डिग्री यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में, कोई भी डाउट? ये नो सर। ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये टूल्स हैं, ये बार बार यूज होंगे। तो तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये साउथ जा रहा है। अब यहाँ से देखो और भी कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 मीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 10 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये सारे जो है थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे ज्योमेट्रिकली, तो समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ वेक्टर्स, अब कुछ वेक्टर्स को बहुत सारे कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के वेक्टर, पोलर वेक्टर, नॉन पोलर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर, बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। वो सारे कैटेगराइजेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, वो वेक्टर्स की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, जो बार बार हम लोग जिसको यूज करेंगे।
तो पहला होता है इक्वल वेक्टर्स। जैसे बार बार बोलेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल वेक्टर होने की कंडीशन क्या है? कोई भी वेक्टर अगर इक्वल तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर कैन नॉट बी अ इक्वल वेक्टर, ठीक है। जैसे ऑरेंज और एप्पल को हम इक्वेट नहीं कर सकते, वैसे दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। ऑल्दो कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे है, लेकिन दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए उनको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। ये ए बी एंड सी डी आर इक्वल वेक्टर्स। कोई भी डिफरेंट होगा, बस ये डेफिनेशन वाली चीजें हैं, ये टर्म आएगा तो समझ जाओगे। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या है? ओनली सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर के लिए सेम डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ये जो है केवल डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है, केवल डायरेक्शन को इक्वेट किया गया है, डायरेक्शन को इक्वेट किया गया है। फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स एंड इन नेगेटिव वे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोई भी है, जैसे मान लो ये वेक्टर दिया जाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए, तो माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एक्चुअल में अगर ए वेक्टर ऐसे है तो माइनस ए वेक्टर जो है इसके अपोजिट हो जाएगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो वेक्टर्स वेक्टर्स मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करना हो, क्विकली सोचो, ए एंड माइनस टू ए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ए, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा -2a। तो ऐसे जो है कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है या सर डिफरेंस भी होने से? नहीं नहीं, पैरेलल एंटी पैरेलल के लिए कोई जरूरी नहीं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स केवल डायरेक्शन के लिए। एक्सक्यूज मी सर। बताओ, बोलो। सर ये सर 2 मिनट पहले हाँ सर 2 मिनट पहले सर क्या पढ़ा है सर, थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? एक्चुअली नेटवर्क चला गया था तो सुन नहीं पाया। अरे कहाँ चले गए थे? नहीं सर नेटवर्क चला गया था। अच्छा, नेटवर्क चला गया था, मुझे लगा तुम कहीं चले गए थे। 2 मिनट पहले जो है, अब इसको थोड़ा सा उसमें रिकॉर्डिंग में सुन लोगे, मैं बता दे रहा हूँ। ये डेफिनेशन हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन देख लिया था ना, रिप्रेजेंटेशन, हेलो, ये रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटीज होना जरूरी है। उसके बाद फिर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के लिए ये है, पैरेलल वेक्टर के लिए उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या है? कोप्लानर वेक्टर्स which lies in the same plane, वेक्टर्स which lies in the same plane। कोप्लानर सेम प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो। अब एक प्लेन में ये दोनों भी कोप्लानर है, एक प्लेन में, इस पेपर के प्लेन में हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये भी कोप्लानर है। सेम प्लेन में होना चाहिए, तो उनको यहाँ भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा बोला जाए कि क्या टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर? यस, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एक प्लेन को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 वेक्टर्स रिक्वायर्ड है। हेलो, मिनिमम 2 वेक्टर्स। किसी एक लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, तो किसी एक प्लेन को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लाइंस रिक्वायर्ड है, तभी एक प्लेन फॉर्म होगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो कि अगर एक लाइन है तो प्लेन अगर हम कंसीडर करेंगे तो इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है। जैसे मान लो किसी एज को देखो,
एज से अगर कोई एक प्लेन ड्रॉ करोगे तो उसका बहुत सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं, बट अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, दो लाइन लेते हैं, तो उन दो लाइन से पास होने वाला एक यूनिक प्लेन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अगर दो वेक्टर होंगे तो हमें ये नहीं चिंता करनी है कि ये कोप्लानर होंगे या नहीं होंगे, उनके लिए हमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। टेंशन हमें होगी थ्री वेक्टर्स के लिए। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बचपन में पढ़े होगे कि इंसिडेंट रे, पैरेलल रे, ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर कोप्लानर। ठीक है, तो वहां तो ऐसे ही पढ़ लेते हो कि ये तो बेकार सा लॉ है, इसका तो कुछ यूज है नहीं। वो बहुत यूनिक फिनोमेना है। थ्री वेक्टर्स का जो है एक लाइन में होना बहुत ही यूनिक फीचर है, क्योंकि दो तो हमेशा होंगे ही होंगे, थर्ड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए थ्री वेक्टर्स के लिए मे और मे नॉट बी कोप्लानर। तो उनकी कोप्लानरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, वो आगे पढ़ेंगे। बट थ्री वेक्टर्स जो है मे और मे नॉट बी कोप्लानर, तो उनको नहीं बोलेंगे। दूसरा जो है सबसे काम की चीज है भाई ये, अब ये सब तो डेफिनेशन वाली बातें हो गई, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। फ्री वेक्टर, अब जनरली जो भी वेक्टर्स होते हैं ना, कोई भी वेक्टर है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। जैसे मान लो कि ये वेक्टर है, अब इस वेक्टर को क्या किया तुमने, हैंड से, मान लिया इसकी लेंथ है, इस वेक्टर ने, किसी ने इस वेक्टर को होल्ड किया और होल्ड करके इसको इसी लाइन के अलोंग शिफ्ट कर दिया। ऐसे इसी लाइन के अलोंग किसी ने डिस्प्लेस कर दिया इसको। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नो। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। तो न इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, न इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो क्या ये वेक्टर चेंज हुआ? ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं देन वेक्टर डज नॉट चेंजेस आफ्टर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। कि अगर कोई वेक्टर है उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, मतलब हम फ्री हैं उसको पैरेलली शिफ्ट करने के लिए, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसकी यूटिलिटी आगे समझ में आएगी। आई बात समझ में कि ऑन पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर डज नॉट चेंजेस, वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो अब दूसरा है पोजीशन वेक्टर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, जो कि बार बार इट स्पेसिफाइज द पोजीशन, इट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर, ये जो है आर से, और इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे हो, कोई ग्राउंड में कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अगर किसी ने एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम भगवान ने बना के भेजा है? नहीं भेजा है, ये जो है मैन मेड है। तो मैन मेड है तो बहुत सारे लोग की डिफरेंट डिफरेंट चॉइस हो सकती है। मान लो किसी ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कंसिडर किया और ये है इसकी ओरिजिन, इस ओरिजिन से इसने मेजर किया, तो यहाँ से इस ओरिजिन से जो वेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे वही वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये इस पर्सन के पोजीशन को बता रहा है। मान लिया कि ये 3 मीटर आया, ये 3 मीटर आया, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जानते होगे, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, 3 मीटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। किसी ने क्या किया कि वो अलग अपना सिस्टम लेके आ गया, ऐसा ले लिया उसने, ऐसा उसने ऐसे चॉइस ले लिया, कोई उसको मार नहीं सकता, ये कहेगा मेरा ओरिजिन ये है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हर पर्सन का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक ही एग्जाम पेपर है, किसी को टफ लगता है, किसी को इजी लगता है, तो वो क्या है, अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हर पर्सन यूनिक होता है। तो वैसे ही ये एक डिफरेंट पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो पर्सन था, क्या इस पर्सन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई जागो, नींद से जागो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये पोजीशन, इस पर्सन का पोजीशन वेक्टर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? सॉरी, एक यूनिक क्वांटिटी है? यूनिक क्वांटिटी नहीं है। पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पोजीशन वेक्टर या इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पोजीशन वेक्टर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चॉइस ऑफ ओरिजिन पे ये डिपेंड कर रहा है
कि अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो कुछ अलग पोजीशन वेक्टर आ रहा है, यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट पोजीशन वेक्टर आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाया है कि चॉइस ऑफ इट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंडेंट है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये था, ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा था, उसका जो है ये पोजीशन वेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट किया आरपी। पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और उस पॉइंट की तरफ, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। फिर वो पर्सन क्या किया कि वो वॉक करके यहाँ से आ गया, ये वॉक करके यहाँ से आ गया क्यू पॉइंट पे, तो ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है, ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है, पी का पोजीशन वेक्टर है। और ये पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्ले व्हाट, क्या है, क्या है बच्चे बताओ। नहीं सर, वो PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो बोल रहा है। हाँ, पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन? नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे, जैसे मान लो किसी ने डिफरेंट ले लिया ओरिजिन, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये दोनों सेम ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए लिखा हुआ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ठीक है। नेक्स्ट एक है जीरो नल वेक्टर। नल वेक्टर को हमने डिफाइन किया गया है, जैसे कि स्केलर में हम जानते हैं कि अगर +2 -2 करेंगे तो आंसर 0 दे देते हैं। तो वेक्टर में क्या होना चाहिए, तो वेक्टर में इसको डिफाइन किया गया है, एक नल वेक्टर है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, इट है 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब नल वेक्टर एक पॉइंट होता है, ऐसे ये पॉइंट है, तो पॉइंट की कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ये नल वेक्टर हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जनरली इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नल वेक्टर का रिप्रेजेंट करता है, नल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये डिफाइन किया गया कि जैसे मान लो हम दो वेक्टर ऐड करते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका दो वेक्टर को ऐड करने से हमेशा वेक्टर ही मिलेगा, तो हम इसको जीरो नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्वांटिटी डिफाइन की गई है नल वेक्टर। तो ये हो गया नल वेक्टर। अब नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, रैंडम है, आर्बिट्रेरी है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये पॉइंट है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए देखो असाइनमेंट ये है कि एच सी वर्मा में बेसिक मैथमेटिकल का एक चैप्टर है, उसको केवल रीड करना है, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी किसी के पास होगा उसको रीड करना है, वो भी नहीं है तो एक पीडीएफ सेंड किया हुआ है जो उसको रीड करना है, जो पीडीएफ सेंड किया हुआ है उसको तुम्हें रीड करना है। ये सारे टॉपिक फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तुम जितना थोड़ी सी रीडिंग करोगे अपने आप वो दिमाग में स्टिक करेगा। अपने बुक को जो है, जिसके पास भी ये होगा पीडीएफ जो सेंड किया है, पीडीएफ सबके पास है, उसको एक बार रीडिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। तब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड वाइंड करते हैं ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम लोग का ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो ऑटोमेटिक जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। सबसे पहला जो है, हाँ बच्चे बताओ। सर एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर? एनसीईआरटी का जो है मोशन इन ए प्लेन है, चैप्टर 4, उस चैप्टर 4 में है, क्योंकि एज सच एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। मोशन इन ए प्लेन जब देखोगे ना, मोशन इन ए प्लेन, वहां पे ये वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। सर HCV में कौन सा है? एचसीवी में जो है वो फर्स्ट चैप्टर ही है, फर्स्ट चैप्टर ये मैथमेटिकल फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स करके है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो है उसमें से देखोगे वहां पे होगा, ठीक है। उसको रीड करना सर है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाँ ऐसा मुझे एग्जैक्टली चैप्टर का नाम नहीं है याद आ रहा है, सेकंड चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर मैं वो लिख दूंगा अभी थोड़ा सा देख के। फर्स्ट है कि सेकंड है, उसी में
क्या रीड करना है, मैं पीडीएफ अभी इसका सेंड करूंगा और पीडीएफ सेंड करके चैप्टर का नाम अभी ग्रुप में लिख दूंगा, ठीक है, चैप्टर का नाम, तो इसको रीड करना है, ठीक है, सबके लिए। यस सर। तो वेक्टर्स देखा, टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्वांटिटीज की जो कैटेगराइजेशन, रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल, और वो उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया था यूनिट वेक्टर, अब वो यूनिट वेक्टर वगैरह जो है ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये चैप्टर का नाम मैं सेंड कर दूंगा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही होगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा।